मेरी पत्नी ने डिवोर्स एग्रीमेंट टेबल पर पटक दिया। उसकी आंखें तेज और ठंडी थीं जब उसने कहा, इस पर साइन कर दो, 5 मिलियन ले लो और बाई परिवार से निकल जाओ। क्या मुझे इस अंधेरी नाजायज़ लव स्टोरी में रहम की भीख मांगनी चाहिए? लेकिन मैं एक ट्रांसमाइग्रेटर हूं जो सिर्फ हिसाब बराबर करना चाहता है। मैंने 1 सेकंड में अपना नाम साइन कर दिया, एग्रीमेंट के पीछे की तरफ इशारा करते हुए, और उससे पैसे ट्रांसफ़र करने की मांग की। थैंक यू बॉस, मैंने सीटी बजाते हुए कहा और मुड़ा और चला गया। वो एकदम से जम गई, पूरी तरह से बेबस। मैं एक घिसा पिटा सूटकेस घसीटता हुआ बाई परिवार के सभी आम लोगों की उलझी हुई नज़रों के नीचे एक जीतने वाले जनरल की तरह गर्व से खड़ा था। मेरे पीछे उसका हमेशा गर्व करने वाला ठंडा चेहरा आखिरकार फट गया। लिन्यू, क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना है? उसकी आवाज़ ठंडी और सख्त थी, दबे हुए गुस्से से भरी हुई। मैं रुका, एक पल के लिए सीरियसली सोचा और ऊपर देखकर उससे पूछा, क्या ये 5 मिलियन टैक्स से पहले हैं या बाद में? क्या हम टैक्स से बचने के लिए कंपनी अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं? बाई निंगबिंग की छाती जोर से धड़क उठी। वो साफ तौर पर मुझसे बहुत गुस्से में थी। मैंने बेपरवाही से कंधे उचकाए, मन ही मन खुश हुआ। इस नॉवेल में ट्रांसमिट होकर 3 साल तक पीछा करने वाला मैं हर दिन गुलाम की भूमिका निभा रहा था। ध्यान से उसका ठंडा चेहरा देख रहा था और उसके अनचाहे चाहने वालों के उकसावे सह रहा था। बस सिस्टम के जागने का इंतजार कर रहा था। लेकिन 3 साल बीत गए और सिस्टम तो आया भी नहीं। अब तलाक और 5 मिलियन युआन के सेटलमेंट के साथ ये ज़बरदस्त दौलत आखिरकार मेरी है। जिस कमरे में मैं 3 साल से रह रहा था, वहां वापस आकर मैंने पैकिंग शुरू कर दी। असल में पैक करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। अलमारी में रखे हुए सभी हाइन सूट और डिज़ाइनर शर्ट उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए खरीदे थे। मैं सच में उन्हें कभी पहनना नहीं चाहता था। मैं नीचे झुका और बिस्तर के नीचे से अपना कीमती सूटकेस निकाला। अंदर एक पुराना गेम कंसोल, कई जोड़ी फीके शॉर्ट्स और अलग अलग फ्लेवर के इंस्टेंट नूडल्स का आधा डिब्बा था। यही मेरी असली चीज़ थी। वो मेरे पीछे पीछे अंदर आया और मुझे सूटकेस में कुछ ऐसा डालते हुए देखा जिसे वो कचरा समझ रहा था। उसने मुझे जो महंगी घड़ियां और कफलिंग दिए थे, उन्हें लापरवाही से कचरे की तरह टेबल पर फेंक दिया गया था। आखिर में वो खुद को रोक नहीं पाया और 1 मिलियन युआन की घड़ी की ओर इशारा करते हुए पूछा, तुम इनमें से कुछ भी नहीं ले जा रहे हो? ये बहुत भारी हैं और इन्हें उठाना मुश्किल है। मैंने उसे सच बता दिया और वैसे भी घड़ी बहुत शोर कर रही थी। सूटकेस की टिक टिक से मेरी नींद खराब हो गई। मैं साफ महसूस कर सकता था कि एक पल के लिए उसकी सांस अटक गई थी। उसने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके सोच समझकर चुने गए महंगे तोहफे के साथ मैं ऐसा बर्ताव करूंगा। मैंने होशियारी से अपना सूटकेस जिप किया और बेपरवाही से कहा, ठीक है, हमेशा के लिए अलविदा। जैसे ही मैं अपना सूटकेस उसके पास से घसीटते हुए गुजरा, मैंने उसकी तरफ एक नज़र भी नहीं डाली। लिविंग रूम में बटलर और नौकरों ने सिर नीचे कर रखा था, लेकिन उनके हल्के कांपते कंधे अपनी हंसी दबाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, फिर भी उन्हें धोखा दे रहे थे। पिछले 3 सालों में एक चापलूस के तौर पर मेरी रेप्यूटेशन पूरे बाई परिवार में फैल गई थी। अब जब चापलूस चापलूस नहीं रहा, तो सबसे पहले असर उसी पर पड़ा जिसे चापलूसी करने की आदत थी। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने खुशी से बटलर को आवाज़ दी, अंकल झांग, आपने पिछले कुछ सालों में बहुत मेहनत की है। खाना काफ़ी अच्छा बना है, बस थोड़ा सा फीका है। मेरे पीछे से एक लंबी खिंची हुई खर्राटों की आवाज़ आई। मैं सोच भी सकता था कि वो वहीं खड़ा होगा, कॉटन पंच करने की फ्रस्ट्रेशन और अफसोस महसूस कर रहा होगा। बाई परिवार के विला से बाहर निकलते ही गर्मी की हवा मेरे चेहरे पर लगी और मुझे इतना हल्का महसूस हुआ कि मैं लगभग उड़ ही जाऊंगा। आज़ाद, मैंने अपना घिसा पिटा सूटकेस खींचते हुए सीटी बजाई। उसके कदम ऐसे हल्के थे जैसे वो हवाई में छुट्टी पर जा रहा हो। वो खिड़की के पास खड़ा था, मेरी पीठ देख रहा था जब मैं बिना पीछे देखे चला गया। आखिरकार उसके चेहरे पर हैरानी का भाव आया जो सालों से जमा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी जो कभी उसकी एक बात पर नींद खो देता था, जो हमेशा उसकी बात मानता था, वो उससे ऐसे प्यार करना कैसे बंद कर सकता है। उसे नहीं पता था कि ये उसकी उलझन की बस शुरुआत थी। मैंने एक गेमिंग होटल ढूंढा, सबसे महंगा डबल कंप्यूटर स्वीट बुक किया, अपना सूटकेस नीचे फेंका और सॉफ्ट गेमिंग कंसोल पर लेट गया। एक लंबी आह भरी। वांग गुआन मुझे एक फैमिली बकेट और 2 बॉटलाइज्ड एम्पलीफाइड बियर दो। मैं कमरे में चिल्लाया। मैंने तुरंत कंप्यूटर चालू किया और उस गेम अकाउंट में लॉगिन किया जिसे मैंने 3 साल से छुआ नहीं था। जाना पहचाना बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लगा और मैं लगभग रो पड़ा। जिंदगी इसी के बारे में है। इस बीच बाई फैमिली विला में माहौल इतना दबाव वाला था कि ऐसा लग रहा था जैसे पानी जम जाएगा। वो खाली लिविंग रूम में बैठा था। उसे पहली बार लग रहा था कि ये कई सौ स्क्वायर मीटर का घर बहुत बड़ा है। वो आदमी नहीं था जो घर आते ही उसका स्वागत करता था। वो प्यार भरी आवाज़ भी नहीं थी, तुम वापस आ गए, क्या तुम थक गए हो। हवा भी अजीब तरह से ठंडी लग रही थी। उसने गुस्से में अपनी कनपट्टी रगड़ी, खुद से कहा, नामुमकिन। उसे इसकी आदत कैसे नहीं थी। उसे उस बेकार जू से छुटकारा पाकर राहत महसूस होनी चाहिए। एक मामूली सा आदमी सावधानी से पास आया। उसके हाथ में एक घिसी पिटा नोटबुक थी। वो मिस्टर लिन के कमरे में मिली थी।
लग रहा था कि वो उसी की है। बाई निंगबिंग ने फटी हुई नोटबुक पर नज़र डाली। उसके दिमाग में एक ख्याल आया, क्या ये एक डायरी हो सकती है जिसमें उसके एक तरफा प्यार का जिक्र हो, या गहरे प्यार से भरा कोई पन्ना। उसने नोटबुक ले ली और उस मामूली से आदमी को हटा दिया। मिलीजुली भावनाओं के साथ उसने पहला पन्ना खोला। कुछ लिखावट दिखाई दी। 1 मार्च, बाई निंगबिन ने मुझे घूरा। मेंटल परेशानी का हर्जाना 500 युआन। 2 मार्च, बाई निंगबिन घर नहीं गया। अकेले सुपर लार्ज डबल बेड का मजा ले रहा था। खुशी जोड़ 100। 15 मार्च, दावत में मैंने बाई निंगबिन को 3 ड्रिंक से बचाया। पेट में दर्द, सामान और लेबर का खर्च 1000 युआन। 20 मार्च, बाई निंगबिन ने मेरे सूट की तारीफ की। मिली जुली फीलिंग्स। इमोशनल परेशानी के लिए 100 युआन कम। बाई निंगबिन का हाथ तुरंत कांप उठा। ये कोई सेंटिमेंटल डायरी नहीं थी, ये साफ तौर पर एक अकाउंट बुक थी। उसके गुनाहों का रिकॉर्ड, एक अकाउंट बुक जो इमोशनल परेशानी के हर्जाने की मांग करने का इंतजार कर रही थी। तो जो आदमी हर दिन मुस्कुराकर उसका स्वागत करता था, वो चुपके से उसका हिसाब रख रहा था। उसके अंदर गुस्से का एक ऐसा सैलाब उमड़ आया जो पहले कभी नहीं आया था। उसने अपना फ़ोन उठाया और एक ऐसा नंबर डायल किया जिस पर उसने पहले कभी कॉल नहीं किया था। फ़ोन बहुत देर तक बजता रहा, फिर उठा। मैं कुछ चबा रहा हूँ, मेरी आवाज़ दबी हुई है। मैंने धीरे से कहा। बैकग्राउंड में कीबोर्ड और माउस के क्लिक और गेम के कैरेक्टर्स की दहाड़ की आवाज़ें गूंज रही थीं। लिन्यू, तुम्हारा क्या मतलब है? बाई निंगबिंग की आवाज़ गुस्से से भरी हुई थी। कौन है? मैं एक रेड में हूँ। मुझे परेशान मत करो। ये बाई है। एक बीप के साथ मैंने फ़ोन काट दिया और अपनी लड़ाई जारी रखते हुए गालियां दे रहा था। धत तेरे की इतने सारे स्कैम कॉल्स, उन्हें तो मेरा सरनेम लिन भी पता है। बाई निंगबिंग अपना फ़ोन पकड़े हैरान खड़ा रह गया। जिंदगी में पहली बार उसे बाई ग्रुप के प्रेसिडेंट को किसी आदमी ने फ़ोन काट दिया था, उसके हाल ही में तलाक हुआ एक्स हस्बैंड ने। वो कम खुशकिस्मत था। उसने फिर से डायल किया, लेकिन इस बार उसे एक कोल्ड नोटिफिकेशन साउंड मिला। निंगबो में यूज़र बिजी है। उसकी सोच पूरी तरह से खराब हो गई। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट से अपनी लोकेशन चेक करने को कहा। मिस्टर बाई हमें मिल गया। मिस्टर लिन पीक इंटरनेट कैफ़े ई स्पोर्ट्स होटल में है। बाई निंगबिन का गुस्सा तुरंत एक अजीब सी भावना में बदल गया। वो सोचने लगा कि वो अपना गुस्सा निकालने के लिए शराब का इस्तेमाल कर रहा होगा और तलाक के दर्द को भूलने के लिए खुद को सुन्न करने के लिए गेम का इस्तेमाल कर रहा होगा। हाँ, यही बात होगी। वो बही खाता भी उसके एक तरफा प्यार का एक विकृत रूप था। बाई निंगबिंग, तुम कितनी पापी औरत हो। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दया की एक झलक दिखी। उसने खुद जाकर उसे दर्द में देखने का फैसला किया। अगले दिन बाई निंगबिंग ने ध्यान से कपड़े पहने, एक हाई एंड चैनल सूट और शानदार मेकअप पहना, जैसे कोई रानी अपने इलाके का मुआयना करने वाली हो। उसके बगल में एक आदमी था जिसने सफ़ेद लिनन शर्ट पहनी थी। उसका स्वभाव साफ था और वो एक ऐसे फरिश्ते जैसा दिख रहा था जिसे दुनिया के तौर तरीके नहीं पता थे। ये जियांग शियाओबाई थी, बाई निंगबिंग की बचपन की दोस्त, एक मशहूर एब्स्ट्रैक्ट पेंटर जो अभी अभी विदेश से लौटी थी, और वो सफ़ेद चांदनी भी जिसका इस्तेमाल बाई निंगबिन ने ओरिजिनल किताब में हमें उकसाने के लिए किया था। चलो आगे वाली गली देखते हैं। मैंने सुना है कि वहाँ बहुत ज़िंदगी है और ये तुम्हें इंस्पायर कर सकती है। बाई निंगबिन जियांग शियाओबाई के साथ हाथ में हाथ डाले बहुत ही नरम लहजे में बोली। जियांग शियाओबाई की साफ आंखें कुछ हैरान थीं क्योंकि वो खालीपन से इधर उधर देख रहा था, लेकिन अचानक वो सड़क किनारे एक ग्रिल्ड ग्लूटेन स्टॉल पर पूरी तरह से मोहित हो गया और उसे निगलने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। बाई निंगबिन ने बेबसी से उसका सिर पीछे घुमाया। उसे खींचते हुए वे लगातार उस ई स्पोर्ट्स होटल की ओर चल पड़े जहां मैं था। उस समय मैंने शॉर्ट्स पहने हुए थे। वो होटल के एंट्रेंस पर सीढ़ियों पर उकड़ू बैठा था। उसने अभी अभी खरीदा हुआ ग्रिल्ड ग्लूटेन का एक टुकड़ा पकड़ा हुआ था। उसका मुंह नमकीन चीज़ों से भरा हुआ था। जैसे ही बाई निंगबिन ने मुझे देखा, वो कई बार सीधा हुआ। उसके चेहरे पर एकदम नकली मुस्कान थी। उसने जियाओबाई का हाथ मजबूती से पकड़ा और दिखावटी शान से मेरे पास आया। लिन्यू, क्या इत्तेफाक है? उसकी आवाज़ न तो बहुत तेज़ थी और न ही बहुत धीमी, बस इतनी तेज़ कि आने जाने वाले सुन सकें। मैंने ऊपर देखा, अभी भी ग्लूटेन चबा रहा था और बुदबुदाया। बाई निंगबिन, जो मेरे ध्यान भटकने से अनजान लग रहा था, ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये जियांग जियाओबाई है। मेरा दोस्त जानबूझकर रुका, मेरे चेहरे को ध्यान से घूर रहा था। उम्मीद कर रहा था कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा या थोड़ी सी निराशा दिखे, लेकिन मैंने सिर्फ जियांग जियाओबाई को देखा, फिर उसे ग्रिल्ड ग्लूटेन दिया और यूं ही कहा, ओहो हेलो जिंजर, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। बाई निंगबिन की मुस्कान तुरंत गायब हो गई, जबकि जियांग जियाओबाई की आंखें ऐसे चमक उठीं जैसे किसी पिल्ले की हड्डी देखकर चमक उठती है। बाई निंगबिन को पूरी तरह इग्नोर करते हुए वो अपना हाथ छुड़ाकर मेरी तरफ दौड़ा और मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज़ आंसुओं से कांप रही थी।
क्या मैं दे सकता हूँ? क्या तुम सच में मुझे ये दे सकते हो? मैंने 3 दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है क्योंकि मैं इंस्पिरेशन ढूंढ रहा हूँ। उसकी बेचारी हालत देखकर मैंने बचा हुआ आधा ग्लूटेन उसके हाथों में थमा दिया। लो धीरे धीरे खाओ, दम मत घुटना। जियांग शियाओबाई जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो, मेरे बगल में उकड़ू बैठ गया और उसे झटपट खा गया। बाई निंगबिन वहीं खड़ा था, उसका महंगा सूट और हाई हील्स गर्मी की हवा में पूरी तरह बिखरे हुए थे। रुको, स्क्रिप्ट ऐसी नहीं होनी चाहिए। क्या लिन यू को दौड़कर उससे ये नहीं पूछना चाहिए था कि ये आदमी कौन है? क्या उसे दुख में नहीं देखना चाहिए था? मैंने उससे पूछा कि उसे इतनी जल्दी नया प्यार कैसे मिल गया और वो अपने दुश्मन के साथ ग्रिल्ड ग्लूटेन का एक स्क्यूअर कैसे शेयर कर सकता है। इसके बाद जो हुआ वो और भी ज़्यादा दिल दहला देने वाला था। जियांग शियाओबाई का ग्लूटेन खत्म होने के बाद स्टॉल का मालिक पेमेंट लेने आया। हैंडसम 10 युआन। जियांग शियाओबाई ने स्टॉल का मालिक को खाली नज़रों से देखा, फिर मेरी तरफ मुड़ा। मैंने पास ही उस औरत के साथ खड़े बाई निंगबिन की तरफ इशारा किया और उससे पैसे मांगे। स्टॉल का मालिक तुरंत बाई निंगबिन के पास गया। बाई निंगबिन का चेहरा पीला पड़ गया, फिर लाल हो गया। वो बहुत शर्मिंदा था। तभी जियांग शियाओबाई देर से दौड़कर आया, उसका हाथ पकड़ा और कहा, निंगबिन, मैं अपना फ़ोन नहीं लाया, क्या तुम मेरे पैसे दे सकते हो? आखिर में अलग थलग रहने वाले सीईओ बाई के पास अपने हर्मीज बैग से 100 युआन कैश निकालने के अलावा कोई चारा नहीं था और आने जाने वालों की नज़रों के सामने उसने 10 युआन में ग्रिल्ड ग्लूटेन की एक सींक रख दी। मैं खड़ा हुआ, अपनी पैंट झाड़ी और गेम खेलने के लिए होटल वापस जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही मैं बाई निंगबिन के पास से गुजरा, मैंने ऐसी आवाज़ में कहा जिसे सिर्फ हम दोनों सुन सकते थे, आपकी सफ़ेद चांदनी ज़्यादा चमकदार नहीं लग रही है और वो काफ़ी महंगी है। बाई निंगबिन ने 90 युआन के खुले पैसे कसकर पकड़े हुए थे, उनके नाखून लगभग उनकी हथेली में गड़ रहे थे। इस बीच जियांग शियाओबाई, जो मुझे उकसाने में उनकी मदद करने वाला था, मेरे पीछे भाग रहा था। उसकी आंखें प्यार से भरी हुई थीं और पूछ रहा था, बड़े भाई, आपने ये रोस्टेड ग्लूटेन कहाँ से खरीदा आप, और कौन सी अच्छी खाने की चीज़ें जानते हैं? बिना मुड़े मैंने जवाब दिया, मुझे पता है, इंस्टेंट नूडल्स। मेरे इंस्टेंट नूडल्स दुनिया में सबसे अच्छे हैं। बाई निंगबिन का सफ़ेद चांदनी वाला प्लान अचानक ख़त्म हो गया और उसे 10 युआन का नुकसान हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे पक्का यकीन था कि मैं बस ज़िद्दी हो रहा हूँ और फिर भी वो उससे प्यार करता था। तो मुझे उकसाने का दूसरा तरीका जल्दी ही सामने आया। लॉन्ग आउटियन, वो पास के लॉन्ग ग्रुप का प्रेसिडेंट था और बाई निंगबिन के होने वाले बिजनेस मैरिज पार्टनर में से एक था। ये आदमी सच में अपने नाम के मुताबिक था। वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी 10 साल पुराने रौबदार सीईओ नॉवल से निकला हो। उसका हेयर स्टाइल पीछे की ओर कटा हुआ था, उसने सनग्लासेस पहने थे और एक टाइट सूट पहना था जो उसके मस्कुलर शरीर को और उभार रहा था। वो ऐसे चलता था जैसे हवा के साथ चल रहा हो। उस दिन मैं अभी अभी एक इंटरनेट कैफ़े से बाहर आया था। लैंजो नूडल्स का एक कटोरा खाने का प्लान बना रहा था। एक शानदार लिमिटेड एडिशन नीली मिनीवैन ने मेरा रास्ता रोक लिया, जिससे मेरे फ्लिप फ्लॉप लगभग मुड़ गए। दरवाज़ा खुला और लॉन्ग एओटियन बाहर निकला। उसने अपना सनग्लासेस हटाकर एक शैतानी हैंडसम चेहरा दिखाया। तुम लिन यू हो? मैंने सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि ये आदमी कौन है। परछाई में एक साधारण पोर्श के अंदर बाई निंगबिन ने दूरबीन से घबराकर स्थिति को देखा। उसे पक्का यकीन था कि कोई भी आदमी पैसे से बेइज्जत नहीं हो सकता। रॉन्ग एओटियन ने अपनी जेब से एक चेक निकाला और उसे लापरवाही से लहराया। निंगबिन को छोड़ो, ये 5 मिलियन का चेक तुम्हारा है। वो मेरे गुस्सा निकालने का इंतज़ार कर रहा था, मेरे मौन समझौते के गाने की वो क्लासिक लाइन बोलने का इंतज़ार कर रहा था। मेरी आंखें चमक उठीं। एक और पैसे दे रहा है, ये बहुत बढ़िया है। चेक उधार लेने के बजाय मैंने अपना फ़ोन निकाला, QR कोड खोला और उसे दे दिया और ईमानदारी से कहा, क्या मैं कोड स्कैन कर सकता हूँ? चेक कैश कराना अब बहुत मुश्किल काम है। साथ ही पैसे ट्रांसफ़र करते समय अपनी मर्जी से दान ज़रूर लिख लें ताकि भविष्य में कोई झगड़ा ना हो। लॉन्ग एओटियन वहीं जम गया। उसके हाथ में चेक हवा में धीरे धीरे लहरा रहा था और उसके चेहरे की शरारती मुस्कान भी वहीं जम गई। यह साजिश ठीक नहीं है। क्या तुम्हें गुस्से में चेक फाड़कर मेरे मुंह पर थूक नहीं देना चाहिए? कार में बैठे बाई निंगबिन ने भी दूरबीन इतनी जोर से पकड़ी थी कि वो चरमरा रही थी। लिन यू, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी कहाँ चली गई? लॉन्ग एओटियन के चेहरे पर खालीपन देखकर मुझे लगा कि वो पैसे देने में हिचकिचा रहा है, इसलिए मैंने अपना फ़ोन रख दिया, आह भरी और आलसी रवैया अपनाया। बहुत ज़्यादा खाली समय तो भूल जाओ। मैं नहीं जा रहा। सच कहूँ तो बाई परिवार के भरोसे गुजारा करना काफ़ी आरामदायक है। तुम्हारे पास खाने पीने का सामान है और काम भी नहीं करना पड़ता। तुम्हें इतनी अच्छी चीज़ कहाँ मिलेगी? मैं उसे ही पलट रहा हूँ। सच में लॉन्ग एओटियन तुरंत परेशान हो गया। तुम बिना रीढ़ वाले आदमी निंगबिन को तुम जैसा कोई कैसे पसंद आ सकता है? मैंने उसे नज़रअंदाज किया और इधर उस देखा। मैंने उसकी नीली और सुनहरी शेल्फ पर एक किताब देखी। टाइटल बहुत आकर्षक था, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग डोमिनियरिंग ज़ुओ तियान। मैं हंसा। भाई, मैंने भी ये किताब पढ़ी है, इसे मत पढ़ना, ये सब झूठ है। खासकर तीसरा चैप्टर, इट्स गेटिंग कोल्ड। शाही परिवार को दिवालिया बनाने का तरीका पुराना हो गया है।
अब उबलते मेंढक वाला तरीका पॉपुलर है, समझे। लॉन्ग एओटियन हैरान रह गया, जैसे उसे कोई हमदर्द मिल गया हो। उसकी आंखें चमक उठीं। सच में उसने जोश में मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे पता था, पिछली बार जब मैंने औरत कहा था तो तुमने मेरा ध्यान खींच लिया था। उसने मुझे दफा हो जाने को क्यों कहा था? बिल्कुल वो लाइन बहुत पुराने ज़माने की है। अब तुम्हें तुम छोटी सी चीज़ कहना होगा। ये सच में बहुत मज़ेदार है। तुम्हें थोड़ा गुस्सैल और थोड़ा प्यार करने वाला होना होगा, समझे। मैं समझ गया। लॉन्ग एओटियन को अचानक एहसास हुआ। कुछ ही मिनटों में सीन बहुत अजीब हो गया। मैं और 100 मिलियन युआन से ज़्यादा कीमत वाला एक दबंग सीईओ सड़क के किनारे गुंडों की तरह बैठे थे। दबंग सीईओ लिटरेचर में लेटेस्ट पॉपुलर ट्रेंड्स पर बात कर रहे थे। भाई लिन, अगली बार जब मैं निंगबिंग से मिलूं तो क्या मुझे उसे दीवार से टकरा देना चाहिए या बस अपना कार्ड उस पर फेंक देना चाहिए? ये बहुत घिसी पिटा बात है। तुम्हें अलग दिखना सीखना होगा। आमतौर पर ठंडे और अलग रहो, लेकिन कभी कभी उसे देखकर मुस्कुराओ और वो खुद को रोक नहीं पाएगा। ये सच में चालाकी है। जेम फेस्टिवल में दूर से बाई निंगबिंग ने 3 मिनट में अपने प्रेमी को देख लिया। वो अपने एक्स हस्बैंड के वश में हो गई थी और उसकी गुलाम बन गई थी। उसके हाथ में दूरबीन एक झटके से टूट गई। लॉन्ग एओटियन ने न सिर्फ मुझे 5 मिलियन नहीं दिए, बल्कि उसने मुझे वीचैट पर जोड़ने पर भी जोर दिया, ये कहते हुए कि वो मेरे साथ गेम खेलने और ये अनुभव करने के लिए टीम बनाना चाहता है कि गेम में राजा होना कैसा होता है। उसकी उम्मीद भरी आंखों को देखकर मुझे लगा जैसे मैंने एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया हो। दूसरी ओर बाई निंगबिंग अकेली थी। तलाक का कूलिंग ऑफ पीरियड अभी ख़त्म नहीं हुआ था। कानूनी तौर पर मैं अब भी बाई निंगबिंग का पति था। उसने इसका इस्तेमाल मुझे ब्लैकमेल करने के लिए किया और मुझे बाई परिवार की बिजनेस दावत में आने का ऑर्डर दिया। लिन्यू, अगर तुम नहीं आए तो तुम 5 मिलियन पाने के बारे में भूल जाओ। फ़ोन पर दूसरी तरफ उसकी आवाज़ बर्फ़ जैसी ठंडी थी। अपनी खातिर मैं मान गया। मैंने पहले जैसे ही कपड़े पहने, शॉर्टेश उनके ऊपर एक सिलवटों वाली टी शर्ट। जैसे ही मैं दावत हॉल में घुसा, मैं सबका ध्यान खींच लिया। सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई जोकर हूं और आपस में फुसफुसा रहे थे, ये बाई परिवार का निकम्मा है। मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट बाई उसे तलाक देने वाले हैं। शायद उन्होंने आज उसे सबके सामने बेइज्जत करने के लिए यहाँ बुलाया है। उसने भिखारी जैसे कपड़े पहने हैं। बाई परिवार के लिए कितनी बड़ी शर्म की बात है। बाई निंगबिंग एक चमकदार लाल इवनिंग गाउन पहने भीड़ के बीच एक रानी की तरह खड़ी थी। वो मुझे बेरुखी से घूर रहा था, इंतजार कर रहा था कि मुझे शर्म आए। लेकिन मैं मोटी चमड़ी का हूं, इसलिए मैं भीड़ को पार करते हुए बुफे एरिया में चला गया। लॉबस्टर बहुत स्वादिष्ट था और अबालोन ताज़ा था। जैसे ही मैं खाने में डूबा, कोई अंदर आ गया। भाई लिन। मैंने ऊपर देखा और जियांग शियाओबाई को देखा। उसने एक शानदार सफ़ेद सूट पहना हुआ था, जैसे किसी परी कथा का छोटा राजकुमार हो, लेकिन वो एक प्लेट पकड़े हुए था और मुझे विनती भरे अंदाज में देख रहा था। भाई लिन, मैं इस लॉबस्टर को कैसे लपेटूं? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे बेबस नज़रों से देखा। एक लॉबस्टर उठाया, जल्दी से उसे लपेटा और मीट उसकी प्लेट में रख दिया। खा ले, छोटे निकम्मे। थैंक्स, भाई लिन। वो खुशी खुशी खाने लगा। इससे पहले कि मैं दूसरा निवाला खा पाता, एक और आदमी आ गया। भाई लिन। भाई लिन। वो लॉन्ग आउटियन था। उसने आज भी बहुत अच्छे कपड़े पहने थे। तुमने कल रात उस तहखाने को कैसे साफ किया? मैं 8 बार मरा। मेरी मदद करो। उसने अपने सूट के अंदर से कागज़ और पेन निकालते हुए कहा। मेरे पास अपना कांटा नीचे रखने, अपने बाएं हाथ से अपनी कीमती सफ़ेद चांदनी के लिए लॉबस्टर लपेटने और अपने दाहिने हाथ से नैपकिन पर लिखने के अलावा कोई चारा नहीं था। यहाँ एक गेम का टैक्टिकल डायग्राम है, जहाँ आप एक दबंग सीईओ खेलते हैं। पहले अपनी दूसरी स्किल का इस्तेमाल करके उसके मूवमेंट को फंसाएं, फिर अपने अल्टीमेट का इस्तेमाल करें। और बस ऐसे ही बैंक्वेट हॉल में एक सच में अजीब सीन सामने आया। पूरी जगह होस्टेस बाई निंगबिंग का डोमेन होना चाहिए था, लेकिन सबका ध्यान कोने में सेल्फ सर्विस एरिया पर था। मैं शॉर्ट्स में एक बेचारा लूज़र बाई निंगबिंग की सफ़ेद चांदनी और दबंग चाहने वालों से घिरा हुआ था, जैसे कोई राजा राज कर रहा हो। इस बीच असली हीरो बाई निंगबिंग सबसे ग्लैमरस गाउन पहने बिल्कुल अकेली थी और पूरे कमरे में सबसे अजीब लग रही थी। उसका चेहरा लाल और पीला पड़ गया और आखिर में पीला पड़ गया। वो आखिरकार खुद को और रोक नहीं सका और अपनी हाई हील्स में गुस्से से मेरी तरफ बढ़ा। लिन्यू, तुम क्या कर रही हो? मैंने ऊपर देखा। मेरे मुंह में अभी भी स्टेक का एक टुकड़ा भरा हुआ था। मैं बिल्कुल मासूम लग रही थी। मैं मेहमानों को एंटरटेन करने में तुम्हारी मदद कर रही हूँ। देखो वे कितने खुश हैं। क्या इस सर्विस के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगने चाहिए? बाई निंगबिंग गुस्से से कांपने लगा। उसने अपने पास रखी ट्रे से रेड वाइन का एक गिलास उठाया। ऐसा लगा जैसे वो मुझ पर गिरा देगा। मैंने खुद को टाल दिया।
लेकिन जियांग शियाओबाई ने सोचा कि ये एक मज़ेदार गेम है और जोश में चिल्लाया, वाह, क्या ये वाटर स्प्लैशिंग फेस्टिवल है? मैं भी खेलना चाहता हूँ। जियांग शियाओबाई ने टेबल से शैंपेन की एक बंद बॉटल उठाई, उसे खोला और अपने सिर पर डाल लिया। झाग के साथ मिले सुनहरे लिक्विड ने उसे पूरी तरह से भिगो दिया। पूरा कमरा तुरंत शांत हो गया। हर कोई इस भीगे हुए व्हाइट मूनलाइट आर्टिस्ट को हैरानी से देख रहा था। बाई निंगबिंग अभी आधा ही हिली थी कि उसके हाथ से वाइन का गिलास फिसल कर जमीन पर एक बहुत जोरदार आवाज के साथ टूट गया। वो पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखें लाल थीं और मुझ पर टिकी थीं। उसकी आवाज में शिकायत और निराशा थी। लिन्यू, तुम मुझे देखने के बजाय इन दो बेवकूफ़ों के साथ खेलना ज्यादा पसंद करोगी, है ना? मैंने उसे देखा, रोने ही वाली थी। अपने मुंह के कोने से चिकनाई पोंछी और शांति से जवाब दिया, हाँ, वे तुमसे कहीं ज्यादा दिलचस्प हैं। उसी पल मैंने देखा कि बाई निंगबिंग की आंखों की रोशनी पूरी तरह बुझ गई थी। उस मज़ेदार दावत के बाद बाई निंगबिंग बीमार पड़ गई। शैंपेन में भीगी जियांग शियाओबाई ठीक थी और लॉन्ग एओटियन भी, जो गुस्से में थी। सिर्फ वो, जो सबसे ताकतवर रानी लगती थी, गुस्से और ठंडी हवा लगने की वजह से तेज बुखार के साथ हॉस्पिटल में भर्ती थी। वो एक वीआईपी वार्ड में लेटी थी, पीले चेहरे के साथ, जानबूझकर खबर को छिपा रही थी, बस अपने वकील से मुझे बिजनेस वाले लहजे में बता रही थी। वो जुआ खेल रही थी। जुआ खेल रही थी कि मेरे मन में अब भी उसके लिए फीलिंग्स हैं। सोच रही थी कि जैसे ही वो बीमार पड़ेगी, मैं दौड़कर उसके बिस्तर के पास पहुंच जाऊंगा, पूरी रात उसका ख्याल रखूंगा, उसके लिए चाय और पानी लाऊंगा, दलिया पकाऊंगा और उसके शरीर को पोंछूंगा ठीक पहले की तरह। उस समय मैं एक ई स्पोर्ट्स होटल में था, लॉन्ग एओटियन और जियांग शियाओबाई के साथ 3 प्लेयर मैच में एक गेम खेल रहा था। हम जोर शोर से खेल रहे थे जब मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ और मुझे एक टेक्स्ट मैसेज मिला, मिस्टर लिन, प्रेसिडेंट बाई को एक्यूट निमोनिया के कारण हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वो अभी शहर के सेंट्रल हॉस्पिटल के वार्ड 301 में है। मैंने उस पर नज़र डाली, 3 शब्दों और एक इमोजी के साथ जवाब दिया, ओह, और गर्म पानी पियो, ठीक है। फिर मैंने अपना फ़ोन एक तरफ फेंक दिया और गेम को कमांड देना जारी रखा, एओटियन, तुम बेवकूफ़ हो, टीम फाइट शुरू करो। शियाओबाई, तुम हीलर हो, दुश्मन के हत्यारे का पीछा मत करो। हॉस्पिटल में बाई निंगबिन अपने फ़ोन पर और गर्म पानी पियो को ध्यान से देख रहा था। उसका दिल और ठंडा होता जा रहा था। उसने पूरा दिन इंतज़ार किया, लेकिन कोई कॉल नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया।
जियांग शियाओबाई ने बार बार सहमति में सिर हिलाया और मेरे बनाए इंस्टेंट नूडल्स चबाते हुए कुछ अजीब सा बड़बड़ाया। वो मेरी ड्राइंग भी नहीं समझ पाया, सिर्फ भाई लिन ही मुझे समझ पाया। भाई लिन ने कहा कि हालांकि वो मेरी ड्राइंग की खासियत नहीं समझ पाया, लेकिन वो अफरा तफरी वाली फीलिंग ऐसे थी जैसे कोई कटोरी में पैनकेक गिर गए हों। उसमें जिंदगी की एक अनोखी गहराई थी। और इसलिए एक छोटे से सीक्रेट ग्रुप ने चुपचाप बाई फैमिली विक्टिम्स म्यूचुअल एड एसोसिएशन बनाया। मैं प्रेसिडेंट था और लॉन्ग आउटियन और जियांग शियाओबाई मेंबर थे। हमारे रोज के कामों में बाई फैमिली विला के पास बारबेक्यू स्टॉल पर इकट्ठा होना, बातें करना और शेखी बघारना, गेम और आर्ट के बारे में बातें करना, एक बेफिक्र और आरामदायक जिंदगी जीना शामिल था। उस दिन बाई निंगबिंग ओवरटाइम खत्म करके अपनी कार में इस जगह से गुजरी। कार की खिड़की से उन्होंने तुरंत बाहर का बहुत ज्यादा चहल पहल वाला नजारा देखा। उनके एक्स हस्बैंड और उनके 2 चाहने वाले एक चिकने टेबल के चारों ओर जमा थे, एक दूसरे को भाई कह रहे थे और दोस्तों की तरह पी रहे थे। वे जोर से हंसे और उनकी बातचीत का मेन टॉपिक असल में वही थी। मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने कहा, बाई निंगबिंग एक बिगड़ी हुई बच्ची है। अगर तुम उसे 3 दिन तक डिसिप्लिन में नहीं रखोगे तो वो घमंडी हो जाएगी। मैंने बियर का एक घूंट लिया और बिना सोचे समझे बोला। लॉन्ग आउटियन ने जोर से सहमति में सिर हिलाया। भाई लिन बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो मुश्किल से पाने वाली चाल में फंस जाती है। तुम उसे जितना ज्यादा खुश करने की कोशिश करोगे वो तुम्हें उतना ही कम सीरियसली लेगी। जियांग शियाओबाई ने अपना हैंड उठाया और कमजोरी से पूछा, तो अब से हम उसे इग्नोर करेंगे? लॉन्ग आउटियन और मैंने एक साथ जवाब दिया। कार में बाई निंगबिंग का चेहरा बर्तन के तले जितना काला था। वो हार मानने को तैयार नहीं थी और उसे अपनी तरफ करने की कोशिश करने का प्लान बना रही थी। उसे इग्नोर करें? लॉन्ग एओटियन और मैंने एक साथ जवाब दिया। कार में बाई निंगबिंग का चेहरा बर्तन के तले जितना काला था। वो हार मानने को तैयार नहीं था और उन्हें अपनी तरफ करने की कोशिश करने का प्लान बना रहा था। अगले दिन उसने लॉन्ग एओटियन को डिनर पर बुलाने की पहल की। लॉन्ग एओटियन ने इनविटेशन मान लिया, लेकिन खाना आधा खत्म होने के बाद उसने अपनी घड़ी देखी और बाई निंगबिन से माफी मांगते हुए कहा, निंगबिन, मुझे सच में माफ करना, मुझे पहले जाना है। हालांकि मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूं, लेकिन भाई निंग ने वादा किया कि वो मुझे आज रात किंग ऑफ ग्लोरी रैंक पर ले जाएगा। मैं बिल्कुल भी लेट नहीं हो सकता। बाई निंगबिन वहीं हैरान रह गया। वो जियांग शियाओबाई की ओर मुड़ा, उसे आर्ट से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। जियांग शियाओबाई ने उनकी बात गंभीरता से सुनी और फिर उनसे गंभीरता से कहा, सिस्टर लिनबिन, ब्रदर लिन ने कहा था कि जो औरतें हमेशा गुस्से में रहती हैं उन्हें झुर्रियां और एंडोक्राइन डिसऑर्डर होने का खतरा रहता है। तुम्हें खुशमिजाज रहना सीखना चाहिए। बाई लिनबिन पूरी तरह चुप थे। उन्हें आखिरकार देर से एहसास हुआ कि वो इस छोटे से सर्कल में पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए थे। वो बाहर के लोग थे। गुस्से में आकर उन्होंने बदला लेने का फैसला किया। उन्होंने मेरा नंबर डायल किया और मुझे ठंडे स्वर में चेतावनी दी, लिन्यू, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, उनसे दूर रहो, नहीं तो तुम्हें अपनी 5 मिलियन की एलिमनी का एक भी पैसा नहीं मिलेगा। उन्हें लगा कि इससे उन्हें मुझ पर कंट्रोल मिल जाएगा। फोन के दूसरी तरफ मैं लॉन्ग एओटियन के साथ एक बारबेक्यू स्टॉल पर बैठी थी। मैंने शांति से अपने फोन से कहा, ओह, मुझे पता है, और फिर फोन काट दिया। मैंने लॉन्ग एओटियन से पूछा, एओटियन, मेरे पास आजकल थोड़े कैश कम हैं, क्या मैं कुछ पैसे उधार ले सकती हूँ? बिना कुछ कहे लॉन्ग आउटियन ने अपने वॉलेट से एक काला कार्ड निकाला और मेरे हाथ में थमा दिया। कोई बात नहीं भाई, पिन 68 का है, जितना चाहो उतना स्वाइप करो, अगर और चाहिए तो मुझे बताना। काला कार्ड पकड़े हुए मैंने बाई निंगबिन को धीरे से सीटी बजाई, जो पहले से ही फोन के दूसरी तरफ फ्रीज था। वो शायद भूल गया था कि उसका दुश्मन उससे कहीं ज्यादा अमीर है और अब वो मेरा पर्सनल एटीएम था। बाई निंगबिन का बदला लेने का प्लान एक के बाद एक फेल हो रहा था, जिससे वो बुरी तरह घबरा गया था। लेकिन कुछ ही देर बाद कुछ और भी बुरा हुआ। बाई ग्रुप के एक जरूरी प्रोजेक्ट का रिजर्व प्राइस लीक हो गया था। इसका मतलब था कि कंपनी को न सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर भारी पेनल्टी देनी होगी, बल्कि उसे इज्जत का भी बड़ा संकट झेलना पड़ सकता है और शायद दिवालिया भी हो सकती है। बाई निंगबिन लगभग टूट रहा था। उसने खुद को अपने ऑफिस में बंद कर लिया। दिन रात अकाउंट चेक करता रहा, हर उस आदमी की जांच करता रहा जो उसके खास राज जान सकता था, लेकिन उसे फिर भी कुछ नहीं मिला। भेदिया बहुत अच्छी तरह छिपा हुआ था। पूरी कंपनी एक उदास माहौल में डूबी हुई थी और मुझे इस सब के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। मैं अपने ही सर्वाइवल क्राइसिस से जूझ रहा था।
लॉन्ग एओटीएम ने मुझे जो भी पैसे उधार दिए थे मैंने उन्हें खर्च कर दिया। ई स्पोर्ट्स होटल बहुत महंगा था और मैं उसे रिन्यू नहीं करा सकता था, इसलिए मुझे निकाल दिया गया। परेशान होकर मैंने एक परफेक्ट जगह के बारे में सोचा, बाय ग्रुप का सर्वर रूम। जब मैं ऑर्डर बुक पर काम कर रहा था तो बाय निंगबिन ने मुझे आसानी के लिए कंपनी वाइड एक्सेस कार्ड दिया। डिवोर्स के दौरान वो इतना गुस्सा था कि वो उसे वापस लेना भूल गया। सर्वर रूम गर्म और ह्यूमिड था, जिसमें 24/7 एयर कंडीशनिंग चलती थी, शांत और सेफ था, रहने के लिए एक परफेक्ट फ्री जगह। तो रात के अंधेरे में मैं चुपके से सर्वर रूम में घुसा, सर्वर रैक के पीछे एक सुनसान जगह ढूंढी, कुछ कार्डबोर्ड बिछाए और सो गया। आधी रात को मुझे कई दबी हुई आवाजों ने जगाया। चिंता मत करो मिस्टर वोंग, अराइवल डॉक्यूमेंट्स भेज दिए गए हैं। इस बार बाई निंगबिन का काम खत्म हो गया है। शांत सर्वर रूम में एक आदमी की आवाज जानबूझकर धीमी हो गई। मैंने गुस्से में भौहें चढ़ाईं। इस आदमी को ज़मीर नहीं है। आधी रात को फोन कर रहा है जब कोई सो रहा है। मैंने अपना फोन निकाला, रिकॉर्ड बटन दबाया और सबूत रखने का सोचा ताकि कल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से नॉइज पोल्यूशन के बारे में शिकायत कर सकूं। अगली सुबह उल्टी जैसा लग रहा था और नींद भी आ रही थी। मैं सर्वर रूम से बाहर निकला, ब्रेक रूम में कुछ खाने का सोचा। जैसे ही मैं सबसे बड़े कॉन्फ्रेंस रूम से गुजरा, मैंने बाई निंगबिन की गुस्से से भरी दहाड़ सुनी, मुझे एक अच्छी चाय दो। अगर हमें जमीन में 3 फीट भी खोदना पड़े तो भी हम इस चूहे को ढूंढ लेंगे। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला और अपना सिर अंदर डाला। कौन है? इतनी सुबह इतना शोर मचा रहा है। क्या कोई इंसान सो नहीं सकता? कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद कंपनी के सभी एग्जीक्यूटिव बाई निंगबिन समेत मुझे हैरानी से बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहे थे। लिन यू। बाई निंगबिन हैरान भी था और गुस्से में भी। तुम यहां क्या कर रहे हो? पानी ढूंढ रहे हो? मैं कॉन्फिडेंस से अंदर गया, टेबल से मिनरल वाटर की एक बंद बॉटल उठाई और पीने लगा। सब मुझे इस बिन बुलाए मेहमान को घूर रहे थे। किसी की आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हुई। बाई निंगबिन के वाइस प्रेसिडेंट शायद उसके सामने दिखावा करना चाहते थे। मेरी तरफ इशारा करते हुए वो गुस्से से चिल्लाया, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कहाँ है? इस फालतू आदमी को बाहर निकालो। मैंने अपना पानी खत्म किया, डकार ली, अपनी जेब से फोन निकाला और कॉन्फ्रेंस टेबल पर फेंक दिया। चिल्लाना बंद करो, ये आदमी बहुत शोर मचा रहा है। तुम लोग खुद ही संभालो। मैंने प्ले बटन दबाया और कल रात की कॉल की रिकॉर्डिंग पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में साफ चलने लगी। जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया, बाई निंगबिन के सामने बैठा एक डिप्टी टीम लीडर धड़ाम से अपनी कुर्सी से फिसल गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। पूरा कमरा तुरंत शांत हो गया। सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई भगवान हूं। कंपनी की जिंदगी और मौत से जुड़ा संकट एक करोड़पति ने आसानी से सुलझा लिया, जो बस एयर कंडीशनिंग में बहुत ही अजीब तरीके से सोना चाहता था। बाई निंगबिन मुझे घूर रहा था। उसका मुंह खुल रहा था और बंद हो रहा था। वो बहुत देर तक एक भी शब्द नहीं बोल पाया। उसने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिसने पूरे बाई ग्रुप को बचाया वो असल में उसका सबसे नफरत करने वाला एक्स हस्बैंड था, जो शॉर्ट्स और फ्लिप फ्लॉप पहनता था। कंपनी का संकट सुलझ गया और उस जासूस को पुलिस स्टेशन भेज दिया गया। बाई निंगबिन मेरे लिए एक सेलिब्रेशन पार्टी देना चाहता था और मुझे बोनस देने का भी प्लान बना रहा था। इतनी परेशानी की ज़रूरत नहीं है, मैंने सीधे मना कर दिया। बस कैश मेरे कार्ड में ट्रांसफ़र कर दो। तुम्हें कार्ड नंबर पता है। मेरा अड़ियल रवैया देखकर बाई निंगबो को पहली बार बहुत ज़्यादा बेबसी महसूस हुई। वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, इसलिए उसने हमारी 3 साल की शादी की डिटेल्स देखनी शुरू कर दी। उसने कंपनी के सारे सर्विलांस फुटेज निकाल लिए। पिछले सभी प्रोजेक्ट मटेरियल को देखने के बाद उसे अनगिनत ऐसी बातें पता चलीं जिन पर उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। एक दावत में शराब के नशे में धुत एक मुश्किल क्लाइंट ने उसे छूने की कोशिश की। वो असली मालिक लिन यू था, जो चुपचाप उसके सामने खड़ा रहा और उसके लिए बाइज्यू की पूरी बॉटल पी गया। बाद में आधी रात तक उल्टी करता रहा। एक बार एक प्रोजेक्ट की बातचीत में रुकावट आ गई। वो असली मालिक लिन यू था, जिसने बेमतलब की बातों से अनजाने में उसे समझा दिया और रुकावट को तोड़ने का तरीका ढूंढ लिया। ऐसे अनगिनत मौके आए जब उसने चुपचाप उन छोटी मोटी बातों को निपटाया जिनसे वो निपटना नहीं चाहता था, और खुद को हर परेशानी से बचाया। बगीचे के मालिक ने कभी इन बातों का जिक्र नहीं किया और उसने कभी उन्हें दिल पर नहीं लिया। बाई निंगबिन खाली ऑफिस में बैठा था, स्क्रीन पर उस आदमी को देख रहा था जो हमेशा चापलूसी भरी मुस्कान रखता था। उसका दिल ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज से कसकर जकड़ा जा रहा हो। उसने खुद पर काबू पाना शुरू कर दिया। वो सच में बेकार नहीं था। उसने बस अपनी सारी तीक्ष्णता छिपाई, चुपचाप मुझे बचाया।
वो सच में घमंडी नहीं बनना चाहता था, वो मुझसे बहुत दुखी था। टूटे दिल से बड़ा कोई दुख नहीं होता, इसीलिए उसने तलाक के कागजों पर पक्के तौर पर साइन कर दिए। इसीलिए वो मेरी किसी भी कोशिश से बेपरवाह था। अपने शक को पक्का करने के लिए वो जियांग शियाओबाई के पास गया। शियाओबाई लिन, यू ने तुमसे क्या कहा जियांग? शियाओबाई सिर झुकाए ड्राइंग बना रहा था और बिना ऊपर देखे जवाब दिया। भाई लिन ने कहा कि तुम्हारा गुस्सा बहुत ज्यादा है और तुम्हारी पर्सनालिटी जिद्दी है, जैसे टॉयलेट में पत्थर। जो भी तुमसे शादी करेगा वो बर्बाद हो जाएगा और कभी अपनी जिंदगी नहीं बदल पाएगा। पहले बाई निंगबिन बहुत गुस्सा होता, लेकिन इस बार गुस्सा होने के बजाय उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी आवाज़ सिसकियों से भर गई। तो वो हमेशा से मुझे सहता आ रहा है। वो गिल्ट और दिल के दर्द से भरा हुआ था। उसने मुझे वापस पाने का मन बना लिया और इस तरह मेरा बुरा सपना शुरू हुआ। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक से मेरी नींद खुली। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो बाई निंगबिन थे। उनके हाथ में एक थर्मस था और उनका चेहरा लाल था। मैंने नाश्ता बनाया है। मैंने उन्हें सावधानी से देखा। मैंने उसमें जहर मिला दिया था। बाई निंगबिन के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। दोपहर में मैं सड़क किनारे एक स्टॉल पर फ्राइड नूडल्स खा रहा था। तभी वो अचानक फिर से दिखाई दिए। गुलाब का एक बड़ा गुलदस्ता पकड़े हुए मैंने उन्हें दिया। मैंने भौहें चढ़ाईं। तुम्हें क्या चाहिए? उन 5 मिलियन से मुकरने की कोशिश। बाई निंगबिन फिर से चुप हो गए। उस शाम मैं एक इंटरनेट कैफ़े में लॉन्ग आउटियन के साथ गेम खेल रहा था। उन्होंने एक हुडी और जीन्स पहनी हुई थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। चुपचाप हमारे पीछे खड़ी थीं। मैं भी खेलना चाहता हूं, मैंने कहा। उनके अजीब चापलूसी भरे तरीके को देखकर, उन्हें मेरी जिंदगी में फिट होने की इतनी कोशिश करते हुए देखकर मेरे मन में बस एक ही ख्याल आया, ये औरत सच में पागल है। ये औरत सच में पागल है। आखिरकार मैं और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसे इंटरनेट कैफ़े के एंट्रेंस पर घेर लिया। बाई निंगबिन, मिस्टर बाई, सिस्टर बाई, क्या हम जाकर डिवोर्स सर्टिफिकेट ले सकते हैं? चलो ये सब दिखावा छोड़ो, ठीक है? मेरी आवाज़ बेसब्री से भरी थी। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में जो रोशनी आ गई थी वो मेरे ठंडे पानी से पूरी तरह बुझ गई। लिन यू, उसने कांपती आवाज़ में कहा, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? उसके लगभग गिरते हुए एक्सप्रेशन को देखकर मुझे अचानक लगा कि ये मजाक उस बेफिक्र जिंदगी से और दूर होता जा रहा है जो मैं चाहता था। बाई निंगबिन मेरी ठंडी बातों से नहीं रुकी, बल्कि वो और पक्की हो गई और ज़बरदस्ती हमारे बाई फैमिली विक्टिम्स म्यूचुअल एड एसोसिएशन में शामिल हो गई। इस तरह हमारी बारबेक्यू पार्टी 3 आदमियों की पार्टी से एक सेलिब्रेशन में बदल गई। ये 4 लोगों की एक अजीब सी गैदरिंग में बदल गई। बाई निंगबिन ने अपना हाउते काउचर सूट उतारा और सफ़ेद टी शर्ट और जाउजिन जीन्स पहन ली। शांत और संयत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका अलग थलग स्वभाव उसके आसपास के चिकने और शोरगुल वाले माहौल से टकरा रहा था। जैसे ही वो बैठा, लॉन्ग एओटियन और जियांग शियाओबाई तुरंत सीधे बैठ गए। सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। जो बारबेक्यू स्टॉल कभी भरा रहता था वो तुरंत किसी अंतिम संस्कार जैसा शांत हो गया। सिर्फ मैं हमेशा की तरह खाता पीता रहा। बस एक एक्स्ट्रा चॉपस्टिक की बात है, मैंने उससे कहा। ए सिस्टम याद रखना, मेरे पास तुम्हें लंबा करने में मदद करने के लिए पैसे नहीं हैं। बाई निंगबिन ने अपने होंठ काटे और थोड़ा सिर हिलाया। माहौल को मज़ेदार बनाने के लिए लॉन्ग एओटियन ने सच या हिम्मत का खेल सुझाया। बदकिस्मती से बाई निंगबिन पहले राउंड में हार गया। उसने सच चुना। लॉन्ग एओटियन और जियांग शियाओबाई कोई भी सवाल पूछने से बहुत डर रहे थे। ये काम स्वाभाविक रूप से मुझ पर आ गया। मैंने दांत पीसते हुए लापरवाही से पूछा, 5 मिलियन के लिए लड़ाई ठीक कब होगी? पूरा कमरा एकदम से सुनसान हो गया। बाई निंगबिन का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। जब मुझसे पूछने की उसकी बारी आई तो उसकी आंखों में टेंशन थी। लिन यू, अगर हम ये सब दोबारा कर सकें तो क्या तुम फिर भी मुझसे शादी करोगी? लॉन्ग एओटियन और जियांग शियाओबाई ने टेबल के नीचे मेरे पैरों पर जोर से लात मारी। लगातार मुझे कुछ सुलह वाला कहने का इशारा कर रहे थे। लातों से मेरे टखनों में दर्द हो रहा था और मैंने बाई निंगबिन की आंखों में फिर से चमक देखी। इसलिए मैंने अपना गला साफ किया और बहुत गंभीरता से कहा, नहीं। मैंने साफ देखा कि उसकी आंखों की चमक तुरंत गायब हो गई, लेकिन मैंने कहा, रखेल, रहना आरामदायक है, लेकिन आज़ादी किसी भी चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम मुझे बिना शादी के सीधे पैसे दे सको तो ये सबसे अच्छा होगा। माहौल एकदम से ठंडा पड़ गया। बाई निंगबिन अब अपनी भावनाओं को रोक नहीं सका। उसने टेबल पर रखी बियर उठाई और एक के बाद एक बोतल गटक गया। वो कुछ ही देर में पूरी तरह नशे में था। वो अचानक मेरी बाहों में आ गया, मुझे कसकर गले लगाया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। लिन यू, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। मैं तुम्हें तलाक देने के बजाय मरना पसंद करूंगा। उसका गर्म मुलायम शरीर मुझसे सट गया, लेकिन मुझे लगा जैसे मुझे करंट लग गया हो। मैंने तुरंत हार मानने के इशारे में अपने हाथ ऊपर कर दिए। अरे अरे अरे, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। मैं गुस्से में लॉन्ग आउटियन और जियांग शियाओबाई पर चिल्लाया, जो यकीन न करते हुए घूर रहे थे। तुम दोनों मेरे गवाह बनो। वह खुद मुझ पर झपटा। मैंने उसे बिल्कुल नहीं छुआ। लॉन्ग आउटियन और जियांग शियाओबाई का मदद करने का कोई इरादा नहीं था। एक अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा था।
और दूसरा अपनी नोटबुक में स्केच बना रहा था और खुद से बड़बड़ा रहा था। साल का सबसे बड़ा ड्रामा। ये प्यार नफरत का उलझाव बहुत रोमांचक है। एक टूटी हुई महिला सीईओ एक बेरहम बहुत ही घटिया आदमी से मिलती है। आर्टिस्टिक टेंशन तो हद से ज़्यादा है। मैंने अपनी बाहों में बेकाबू होकर रो रही औरत को देखा और फिर अपने 2 दोस्तों को देखा जो इस नज़ारे का मज़ा ले रहे थे। पहली बार मुझे उस बहुत ही घटिया जिंदगी पर गहरा शक हुआ जिसे मैं जी रहा था। ये जिंदगी एक रेगुलर नौकरी से भी ज़्यादा थकाने वाली कैसे हो सकती है? जब मुझे लगा कि जिंदगी अपने सबसे अजीब मोड़ पर पहुंच गई है तो कुछ और भी मज़ेदार हुआ। बाई ग्रुप का बॉस, जिसका मैंने पर्दाफाश किया था, पूरी तरह से हताश था। उनमें बाई निंग को छूने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपना ध्यान मुझ पर अपनी तथाकथित कमजोरी पर लगा दिया। उस दिन जियांग शियाओबाई और मैं अभी अभी आर्ट म्यूजियम से आए थे। हम यहाँ सिर्फ इसलिए पहुंचे क्योंकि वो मुझे अपने फूलों के कप दिखाने के लिए घसीट रहा था। जाहिर है मैं पूरे समय सो रहा था। जैसे ही हम गेट से बाहर निकले, एक काली वैन अचानक हमारे सामने रुकी। कई हट्टे कट्टे आदमी बाहर कूदे और बिना कुछ कहे जियांग शियाओबाई और मुझे बोरों में भरकर ले गए। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक खाली वेयरहाउस में पाया। मैं और जियांग शियाओबाई 2 अलग अलग पिलर्स से बंधे हुए थे और हमारे मुंह गैग से बंद थे। चारों तरफ कई किडनैपर्स खड़े थे। उनका लीडर स्कारफेस बाई निंगबिंग से फ़ोन पर बात कर रहा था। बाई निंगबिंग, तुम्हारा आदमी और तुम्हारा प्यारा लड़का दोनों मेरे हाथ में हैं। अगर इन्हें जिंदा देखना चाहती हो तो 100 मिलियन कैश तैयार रखो। पुलिस को खबर मत करना। फ़ोन के दूसरी तरफ बाई निंगबिंग कितनी घबराई होगी मैं आसानी से सोच सकता था। लेकिन वेयरहाउस का माहौल धीरे धीरे एक अजीब डायरेक्शन में जाने लगा। मैं रस्सियों से छूटने की कोशिश कर रहा था। किडनैपर्स ने मेरी कलाइयां इतनी कसकर बांधी थीं कि हाथों में दर्द होने लगा था। मैंने इशारे से कहा कि मेरे मुंह का गैग हटा दें। एक किडनैपर ने झुंझलाकर गैग खींचकर निकाल दिया। क्या चिल्लाना है तुम्हें? मैंने अपनी बंधी हुई कलाइयां हिलाईं और पूरी प्रोफेशनल टोन में कहा, तुम्हारी नॉट बहुत ख़राब है। ये डेड नॉट है। इसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। अगली बार मैं तुम्हें पिग स्नैक स्लिप नॉट बांधना सिखाऊंगा। जितना ज़्यादा विक्टिम स्ट्रगल करेगा ये उतनी ही टाइट होगी और बाद में आसानी से खुल भी जाएगी। पूरा वेयरहाउस कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। सभी किडनैपर्स मुझे घूरने लगे। उधर जियांग शियाओबाई ने भी किसी तरह अपना गैग निकाल दिया, लेकिन वो न रोया न घबराया, बल्कि उसने उन खतरनाक दिखने वाले किडनैपर्स को ऐसे देखा जैसे उसे कोई ट्रेजर मिल गया हो। तुम लोगों का लुक कमाल का है, वो एक्साइटेड होकर बोला। खासकर तुम ब्रदर स्कारफेस, तुम्हारे चेहरे का स्कार कहानियों और टूटी हुई खूबसूरती से भरा हुआ है। ज़रा मूव मत करना, मैं तुम्हारा स्केच बनाता हूँ। इतना कहकर उसने पता नहीं कहाँ से पेन और स्केचबुक निकाल ली और वहीं बैठकर किडनैपर्स की ड्राइंग बनानी शुरू कर दी। अब किडनैपर्स सच में डर गए थे। हम यहाँ किडनैपिंग करने आए हैं, किसी मिरेकल डॉक्टर की क्लास लेने या ड्राइंग मॉडल बनने नहीं। करीब 1 घंटे बाद स्कारफेस पूरी तरह अपना पेशेंस खो चुका था। मैं उसे एक तरफ ले गया और लाइफ पर डिस्कशन शुरू कर दिया। किडनैपिंग करियर का फ्यूचर, इन्फ्लेशन की वजह से रैंसम पर पड़ने वाला असर, और आखिर में मैंने उसे कन्विंस भी कर दिया कि इस लाइन में कोई फ्यूचर नहीं है। मैंने तो उसे ओवरपास के नीचे मेरे साथ बूथ लगाकर रोजी कमाने का ऑफर भी दे दिया। उधर जियांग शियाओबाई भी अपना मास्टरपीस पूरा कर चुका था। उसने ड्राइंग स्कारफेस को पकड़ा दी। पिक्चर में सारे किडनैपर्स के दांत नुकीले थे और वे हेल से निकले हुए मॉन्स्टर्स जैसे दिख रहे थे। ब्रदर देखो, मैंने तुम्हारी सोल के अंदर छिपे संघर्ष और वाइल्ड नेचर को समझ लिया है। स्कारफेस उस ड्राइंग को घूरता रह गया। उसके हाथ बेकाबू होकर कांपने लगे। तभी धड़ाम वेयरहाउस का दरवाज़ा ज़ोरदार किक से खुल गया। बाई निंगबिंग अंदर आई। उसके साथ लॉन्ग एशियन और ब्लैक सूट पहने बॉडीगार्ड्स की पूरी टीम थी। लिन यू, बाई निंगबिंग की आवाज़ रोने से भर गई। लेकिन अगले ही पल उसने और बाकी सबने ऐसा सीन देखा जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूल पाए। मैं एक लकड़ी के क्रेट के चारों ओर 3 किडनैपर्स के साथ डू दिजू कार्ड गेम खेल रहा था। 1 के खिलाफ 3, कोई चांस नहीं। पास में जियांग शियाओबाई एक छोटी काट पर बैठा रेफरी बना हुआ था। वो ताली बजा बजाकर मैच एंजॉय कर रहा था। पूरा वेयरहाउस किसी फेस्टिवल जैसा लग रहा था। दरवाजे पर खड़े बाई निंगबिंग और लॉन्ग एशियन का पूरा ग्रुप शॉक में जम गया। कुछ पल बाद बाई निंगबिंग भागकर मेरे पास आई और मुझे कसकर गले लगा लिया। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, कहीं चोट तो नहीं लगी? वो घबराकर मुझे चेक करने लगी, लेकिन मेरे हाथ में अभी भी शानदार कार्ड्स थे। मैंने उसे हल्का सा हटाया। बाद में इमोशनल होना, मैं ये राउंड जीतने वाला हूँ।
इन लोगों ने बेट डबल कर दी है, एक राउंड के पूरे 50 युआन। उधर घायल किडनैपर ने बाई निंगबिंग और उसके बॉडीगार्ड्स को देखा तो उसे लगा जैसे उसे सेवियर मिल गया हो। वो फूट फूट कर रोने लगा। ऑफिसर प्लीज़ मुझे अरेस्ट कर लो, मैं सब कुछ कॉन्फेस कर दूंगा, बस मुझे इन दोनों के साथ दोबारा मत छोड़ना, ये बहुत टॉर्चर है। आखिर में जो केस एक डेंजरस किडनैपिंग होना चाहिए था वो किडनैपर के रोते रोते कन्फेशन देने पर ख़त्म हुआ, और साथ ही ये शिकायत भी कि मैं उससे कार्ड गेम में 150 युआन जीत चुका हूँ। बाई निंगबिंग मुझे गले लगाकर रो भी रही थी और हंस भी रही थी। मैंने रोते हुए किडनैपर के हाथ से मुड़े तुड़े 150 युआन लिए और लगा कि मेरी लाइफ थोड़ी और कंप्लीट हो गई। किडनैपिंग इंसिडेंट के बाद हम चारों का रिलेशनशिप पहले से भी ज़्यादा वियर्ड हो गया। इसी बीच डिवोर्स का कूलिंग ऑफ पीरियड भी चुपचाप खत्म हो गया। जिस दिन सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर डिवोर्स सर्टिफिकेट लेना था, मैं सुबह सुबह तैयार हो गई। मैं बार बार बाई निंगबिंग से चलने के लिए कह रही थी, लेकिन वो आराम से सोफा पर बैठकर कॉफ़ी पी रही थी। 3 बार बोलने के बाद उसने आखिर अपना कप नीचे रखा, फिर ड्रॉअर खोला, मेरा साइन किया हुआ डिवोर्स एग्रीमेंट निकाला और मेरी आंखों के सामने उसे बीच से फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया। मैं पूरी तरह शॉक रह गई। तुम क्या कर रहे हो? मुझे जल्दी है, मेरे 5 मिलियन। बाई निंगबिंग धीरे से उठा और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपने बैग से एक ब्लैक बैंक कार्ड निकाला और मेरे हाथ में रख दिया। ये कार्ड तुम्हारा है, कोई पासवर्ड नहीं, अनलिमिटेड लिमिट। मेरी आंखें तुरंत चमक उठीं। सच में? उसने हल्के से सिर हिलाया, फिर धीरे से मेरी आस्तीन पकड़ ली। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन इस बार उसमें अटूट यकीन था। कार्ड तुम्हारा है, जैसे चाहो वैसे यूज़ करो और तुम भी मेरी हो। मैंने उसकी आंखों में देखा। इस बार उनमें पहले जैसी ठंडक नहीं थी, सिर्फ जिद और हल्की सी रिक्वेस्ट थी। मेरे हाथ में वो बैंक कार्ड था, एक ऐसा कार्ड जिससे मैं पूरी लाइफ आराम से जी सकता था। मैं कुछ देर गहरी सोच में पड़ गया, लेकिन आखिर में ये डील इतनी भी बुरी नहीं लगी। आखिर हमारा मैरिज डिवोर्स पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब मैं सच में वही लाइफ जी रहा था जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था। ढेर सारा पैसा, काम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, और कोई ऐसा जो पैसे कमाकर पूरे फैमिली को सपोर्ट करे। मेरी वाइफ बाई निंगबिंग कभी कभी थोड़ी क्रेजी हो जाती थी, लेकिन ज़्यादातर समय वो बेहद अट्रैक्टिव लगती थी। उधर लॉन्ग एओशियन ने भी उसका पीछा करना छोड़ दिया था। उसे आखिर समझ आ गया था कि अपनी होने वाली सिस्टर इन लॉ से जीतना नामुमकिन है, इसलिए उसने मुझे ही अपना बिग ब्रदर मान लिया। हर कुछ दिनों में वो अपनी स्पोर्ट्स कार चलाकर बाई फैमिली विला आ जाता, ऊपर से कहता कि लेटेस्ट सीईओ नॉवेल्स पर डिस्कशन करना है, लेकिन असली मकसद होता मुझसे गेम्स में अपनी रैंक पुश करवाना। जियांग शाओबाई तो मेरी पर्सनल फॉलोअर ही बन गई थी। वो हर समय मेरे पीछे पीछे घूमती रहती और मुझे ब्रदर लिन कहकर बुलाती। जब तक मैं उसे तरह तरह का जंक फूड खिलाता रहता, वो 200 पाउंड के बच्चे की तरह खुश रहती। दूसरी तरफ बाई ग्रुप की मशहूर आइस क्वीन सीईओ बाई निंगबिंग अपने ही घर में सबसे लो स्टेटस मेंबर बन चुकी थी। हर शाम जब वो ऑफिस से लौटती तो उसे कोई वार्म फैमिली एटमॉस्फेयर नहीं मिलता था, बल्कि लिविंग रूम का हाल कुछ और ही होता। एक आदमी सोफा पर लेटकर गेम खेल रहा होता, दूसरा उसके पीछे बैठकर चीयर कर रहा होता, और तीसरा दीवारों पर ग्राफिटी बना रहा होता। यही हमारी डेली लाइफ बन चुकी थी। एक धूप भरी दोपहर, मैं शॉर्ट्स और सनग्लासेस पहनकर पूल के किनारे आराम से सनबाथ ले रहा था। मेरे हाथ में आइस कोल्ड कोला थी। पास ही अम्ब्रेला के नीचे बाई निंगबिंग बैठी थी। उसकी गोद में लैपटॉप रखा था और वो कंपनी डॉक्यूमेंट्स हैंडल कर रही थी। पूल के अंदर लॉन्ग आओशियन और जियांग शाओबाई वाटर गन्स लेकर एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। दोनों बच्चों की तरह मस्ती कर रहे थे। मैंने कोला का एक सिप लिया, गहरी सांस छोड़ी और मन ही मन मुस्कुराया। इस टाइम ट्रैवल के बाद भले ही मैं सदर्न माउंटेन मंगोल को हरा नहीं पाया और नॉर्दर्न सी ड्रैगन को भी नहीं हरा पाया, लेकिन जिन लोगों को मेरा एनिमी होना चाहिए था, लॉन्ग एओशियन और बाई युगवांग, आखिर में वही मेरे अंडरलिंग्स बन गए। और मेरी वाइफ, वो खुद पैसे कमाकर मुझे सपोर्ट कर रही थी। शायद यही लाइफ का एक और पीक था। मैं अभी यही सोचकर मुस्कुरा ही रहा था कि तभी बाई निंगबिंग की ठंडी आवाज़ सुनाई दी। लिन यू, उठो, तुम्हारी मेडिसिन पीने का टाइम हो गया है। मैं बिल्कुल नहीं हिला। मैंने मरे हुए इंसान जैसा एक्टिंग करना शुरू कर दिया। बाई निंगबिंग एक कटोरा लेकर मेरे पास आई। उसमें गहरे रंग की चाइनीज़ हर्बल मेडिसिन थी, जिसके ऊपर रेड डेट्स और गोजी बेरीज तैर रही थीं।
ये टॉनिक मैंने खास तुम्हारे लिए पुराने चाइनीज़ मेडिसिन डॉक्टर से बनवाया है। तुम्हारी क्यूआई और ब्लड फिर से रिकवर हो जाएगी। आजकल तुम बहुत ज़्यादा गेम्स खेल रहे हो, तुम्हारा बॉडी दिन ब दिन वीक होता जा रहा है। मैंने फिर भी आंखें तक नहीं खोली। अगर कुछ चाहिए तो पेपर मनी जलाकर मुझे परलोक में भेज देना, मुझे परेशान मत करो। मेरी ये डेड पिग वाली एक्टिंग देखकर बाई निंगबिंग सिर्फ बेबस होकर सिर हिला सकी। फिर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें प्यार भी था और अपनापन भी। सूरज चमक रहा था, हल्की हवा चल रही थी और ये साधारण सी जिंदगी सच में बेहद खूबसूरत लग रही थी।